क्या करना है? आज कृष्णेश मंदिर अम्बाला में नवीन समय चक्र यात्रा की पूर्णाहुति का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कृष्णेंद्र प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी के संबोधन के साथ इससे पहले हमारे निश्चल अग्रवाल जी दिल्ली की ब्रह्मांड जी की संध्या आरती का आरंभ करते हुए अगरबत्ती जलाकर भगवानजी कृष्णेंद्र का दरबार यहाँ स्थापित हुआ था कृष्णेंद्र में 13 दिसंबर 2022 को छठी मनाई गई 18 दिसंबर को, और आज यहाँ नेत्र कथा का आयोजन हो रहा है। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल गुरु साप्ताहिकी के पावन अवसर पर आज है गुरु साप्ताहिकी यज्ञ का 24 दिसंबर, और आज ही नवीन समय चक्र यात्रा का समापन है और इसी पर विशेष व्याख्यान रहेगा। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से पधारे हैं और क्लाइमेट मैन अश्विनी हैं। इन्हें हम एक्सपर्ट के रूप में भी जानते हैं, फादर ऑफ साइंस के रूप में भी इनको जाना जाता है। प्रणाम। दिल्ली से शुरू हुई थी 22 तारीख को, 22 दिसंबर समय चक्र यात्रा। पिछले 11 साल से प्लानिंग चल रही है इसकी। 2011 से, दिसंबर 2011 से शुरू हुआ था सोच, बल्कि उससे पहले ही शायद 2009 से था विचार समय चक्र की यात्रा का निकालने का, क्योंकि इस नवीन समय चक्र की जो पब्लिक के लिए डेडिकेट किया गया था, इसका जो समारोह हुआ था, डेडिकेशन सेरेमनी, वो हुई थी 15 जुलाई 2006 को। यानी पब्लिक के यूज के लिए 2006 को दे दिया गया था ये। डॉक्टर आरपी वाजपेयी जो हमारी कंट्री के सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट थे उस समय में, और वाइस चांसलर थे गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और डेडिकेशन सेरेमनी को किया था 2006 15 जुलाई किसान धाम हिसार गौशाला में। श्री गौशाला किसान धाम लाडवा हिसार एक गांव है छोटा सा। वो किसानों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। वहां पर किसान धाम कहलाता है क्योंकि वहां पर किसानों को ऑर्गेनिक खेती, गाय पालन और इस औषधियां, मतलब आयुर्वेद की औषधियों के बारे में जानकारी की ट्रेनिंग, या खाद वगैरह क्या क्या खेती के बारे में जो भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो ट्रेनिंग वहां पर दी जाती थी। कंसल्टेंसी वहां से दी जाती थी। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तकरीबन सारे प्रोफेसर उस किसान धाम से कनेक्टेड थे। एक ऐसा सेंटर जो एजुकेशन को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करता था। तो वहां पर इस सिस्टम का, नवीन समय चक्र का उद्घाटन किया गया था। ये आप देख सकते हैं, नवीन समय चक्र। और इसके पहले ये 30 मार्च 2006 से इसी समय चक्र पर आधारित दक्षिण्या संवत की नए टाइम सिस्टम की शुरुआत हुई थी। जैसे विक्रमी संवत शुरू हुआ था 2000 कुछ साल पहले, शायद 2070वां साल चल रहा है अभी या शुरू होने वाला है। और फिर एक शाका संवत है, फिर एक कैलेंडर जो ब्रिटिश इंग्लिश कैलेंडर कहा जाता है वो चलता है, ग्रिगेरियन कैलेंडर या कुछ ऐसा कहा जाता है उसको। और ये नया संवत शुरू हुआ 2006 30 मार्च 2006 से। इसकी खासियत क्या है, मतलब इसमें फर्क क्या है?
जो इतने सारे चल रहे थे तो एक ही और शुरू क्यों किया गया? तो इसकी ये जो नवीन समय चक्र है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारे सारे मेजरमेंट्स जो है वो डेसिमल सिस्टम पर है, दशमलव प्रणाली पर आधारित है, सारे के सारे। मीटर, किलोग्राम, वेट देख लो, लेंथ की मेजरमेंट देख लो आप, और वेट की मेजरमेंट देख लो आप, लिक्विड्स की मेजरमेंट देख लो आप, लीटर्स, सारे सिस्टम जो है एमकेएस सिस्टम कहते हैं उसको, मीट्रिक सिस्टम, जो डेसिमल पर आधारित है। बट टाइम एक ऐसा सिस्टम था जो अभी तक किसी ने भी डेसिमल पर शिफ्ट नहीं किया। हालांकि कोशिश चल रही थी, पिछले शायद 50 साल से लगे हैं लोग इस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने पर कोई रिजल्ट विजिबल नहीं था। तो ये पहला सिस्टम बना जिसने घड़ी, जो क्लॉक बनाई, टाइम देखने का जो सिस्टम बनाया, प्राणायाम वॉच उसका नाम दिया गया था, प्राण वॉच टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो वो घड़ी 10 का समय, 10 पर मतलब डेसिमल सिस्टम पर टाइम दिखाती है। अब डेसिमल सिस्टम पर टाइम दिखाती है का मतलब क्या हुआ कि 10 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात। अभी तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें कोई डिवीजन है ही नहीं। सूर्य छुप गया, अब कब छुप रहा है उसको कब मॉनिटर कर रहे हैं, और चंद्रमा कब निकलेगा, तो कोई डिफाइंड नहीं है कि दिन कब शुरू हो रहा है, रात कब शुरू हो रही है। रोज बदल जाती है, डेली बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम, एक जो करंट टाइम सिस्टम चल रहे थे इससे पहले के, वो सारे के सारे सिस्टम के जो रेफरेंसेस है वो सारे मूवेबल थे, यानी प्लैनेट्स की मोशन पर डिपेंड करते थे। और प्लैनेट्स की मोशन तो कंटिन्यूअस है, और जब प्लैनेट्स की मोशन कंटिन्यूअस है तो आप रेफरेंस बना ही नहीं सकते कोई। साइंस जो सब्जेक्ट है, एक आपने सुना ही होगा कि साइंस की ब्रांचेस थी, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री हुआ करती थी, बायोलॉजी हो गई एक, फिर उसके बाद तो साइंस के अंदर ब्रांचेस आनी शुरू हुई, तो मतलब आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो भी साइंस पर हो गई सारी की सारी। क्यों? क्योंकि साइंस का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन और उसका फिर एनालिसिस करो और फिर एक सिस्टम बना दो। वो ठीक है या गलत है, आज की तारीख में अगर आप साइंस के हिसाब से चलेंगे तो आपको एक्सेप्शन ज्यादा मिलेंगी और जो रियल फैक्ट्स है वो बहुत कम मिलेंगे। यानी रियल फैक्ट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो तो आपके पास 1000 होंगे, लेकिन एक्सेप्शन 1,00,000 हो जाएगी। यानी 1% रिजल्ट को हम लोग वैलिड मान के चलते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि रोज हमारे रेफरेंस बदल जाते हैं। और रोज रेफरेंस बदल रहे हैं तो फिर आप फॉलो किसको करोगे भाई? आज की हम बात करें तो हम फॉलो करने के लिए हमें पता ही नहीं हमें किस चीज को फॉलो करना है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई रेफरेंस है ही नहीं। सूर्य चलता है, हम मानते ही नहीं कि सूर्य चलता है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी चलती है, कुछ लोग कहते हैं सूर्य चलता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं कुछ, मतलब इतने सारे वेरिएशंस है कि कोई हिसाब किताब है ही नहीं। और सारे एक दूसरे के ऊपर अपना सिस्टम एनफोर्स करने के उसमें लगे रहते हैं। उससे होगा क्या भाई? एनफोर्स करने से क्या हो जाएगा ये बताओ मेरे को। क्या प्रकृति बदल जाएगी? क्या नेचर बदल जाएगी? क्या सूर्य उगना बंद कर देगा? क्या चंद्रमा आएगा नहीं? या चंद्रमा घटना बढ़ना बंद कर देगा? चंद्रमा घटता बढ़ता है, सूर्य नहीं घटता बढ़ता। पर सूर्य की स्पीड, मूवमेंट की जो मोशन की जो वो है, गति है, वो बढ़ती घटती है। पता है आपको इस बात का? नहीं पता? पता लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप क्या करते, आप मैथमेटिक्स क्या कर रहे हो, आप गणित क्या कर रहे हो कि सूर्य की लाइट आपके पास कब तक पहुंच रही है, कितने टाइम में पहुंच रही है। अब ये क्या मतलब, ये इससे सूर्य की स्पीड का क्या लेना देना हुआ ये बताओ मेरे को। तो सूर्य की स्पीड बदलती है, वो पता लगता है उसके कलर से। और चंद्रमा घटता बढ़ता है, जब चंद्रमा घटता बढ़ता है
तो सूर्य में भी कोई फर्क तो आता होगा ना, चंद्रमा क्यों घटता बढ़ता है? अच्छा बताओ मेरे को, चंद्रमा क्यों घटता बढ़ता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? आज तक नहीं दिया किसी ने। क्यों नहीं दिया? एक्चुअली प्रॉब्लम यही रही है कि जो करंट टाइम सिस्टम चल रहे हैं सारे के सारे, उनमें हमारे रेफरेंसेस जो है वो है नहीं। रेफरेंसेस हैं पर है नहीं। हमने रेफरेंस क्या बनाया? 1 सेकंड को रेफरेंस बना लिया और फिर ढूंढने लगे कि 1 सेकंड को कितनी एक्यूरेसी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और उसके करते करते हम लोग सीजियम क्लॉक तक पहुंच गए। वो पता नहीं वो 10 टू द पावर माइनस क्या फ्रीक्वेंसी रहती है सीजियम के मॉलिक्यूल्स की और एटम की, और उस डायरेक्शन में चलते चले गए कि एक रेफरेंस जो कि एक्चुअल रेफरेंस नहीं है उसको सेट करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों ने सारे वो लगा दिया, सारी मैन पावर, सारी साइंटिफिक कम्युनिटी उस काम में लगी कि इस 1 सेकंड को कैसे नेचुरली सेट किया जाए। अब सोचो कि 1 सेकंड के को रेफरेंस बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कुछ कर दिया, सारी जिंदगियां खराब कर दी, इन्वेस्ट कर दी। रिजल्ट अभी भी हमारे पास एरर है, उस 1 सेकंड के अंदर एरर है, अभी तक भी एक्यूरेट 1 सेकंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सीजियम क्लॉक तक पहुंचने के बावजूद भी नहीं है अवेलेबल। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड आया कहां से, ये बताओ मेरे को आप। 1 सेकंड कहां से आया? इसका कोई जवाब है ही नहीं कि 1 सेकंड का रेफरेंस लिया कहां से गया भाई। जब रेफरेंस जो ले रहे हो आप उसका कोई रेफरेंस नहीं है और रेफरेंस की आप बात कर रहे हो, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये नया टाइम सिस्टम बनाया गया, नवीन समय चक्र। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, जो पैरामीटर लिया गया वो ये लिया गया कि जो रेफरेंस है वो वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए कोई एक्सटर्नल सिस्टम की जरूरत ना पड़े, हर कोई आम आदमी भी उसको वेरीफाई कर सके। हर कोई आम आदमी, एवरेज पर्सन, पढ़ा लिखा हो, इलिटरेट हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर वो वेरीफाई कर सके इसको, तब तो फायदा है। अगर हम उसको एनफोर्स करके वेरीफाई करवाएं, वो आपके सामने तो मान जाएगा, क्योंकि आप उसको कह रहे हो अगर तू मानेगा नहीं फांसी चढ़ा देंगे तेरे को, तो मान जाएगा, और फिर बाहर जाके फिर कहेगा ऐसे कैसे मान जाऊं मैं। हुआ है पिछले साइंटिस्टों के साथ, देखो जिन्होंने कुछ कहा और उनको फांसी चढ़ा दी गई, हुआ है ये। तो ऐसे रेफरेंस को एस्टैब्लिश करने के, जो रेफरेंस है ही नहीं उसको एस्टैब्लिश करने के लिए तो फांसी देना ही ऑल्टरनेटिव है, और कोई चॉइस है नहीं। तो इसका जो रेफरेंस लिया गया वो लिया गया पलक झपकने का समय। एक एवरेज हेल्थ का आदमी, इंसान, आदमी क्या औरत, इंसान, एक एवरेज हेल्थ का इंसान पलक झपकने में कितना टाइम लगाता है, उसको 100 आदमियों की मेजरमेंट करी, सबका सेम आया, बात खत्म हो गई। मतलब कितना आसान है। तो पहला रेफरेंस लिया गया पल, उसको नाम दिया गया पल, पलक झपकने का समय। और ये पलक झपकने की भी कमाल की स्टोरी है। इसमें अगर सनातन संस्कृति को आप जानते हो थोड़ा बहुत, तो पलक झपकने की जो स्टोरी है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक कोई जनक का नाम तो सुना ही होगा आपने, सीता के पिता, उनके पिता थे या कोई तो नाम था उनका, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ पता है आपको नाम? नेमी, ऋषि नेमी के नाम से जानते हैं उनको। उनसे उनके क्या वो था, वो उनका मतलब उनको क्या ज्ञान था क्या नहीं था ये मुझे नहीं मालूम, पर उनसे भगवान जी ने, विष्णु जी ने कहा कि आप कुछ मांगो, क्या वरदान मांगते हो। कुछ की होगी उन्होंने, तपस्या पहले रहते ही था ना कि तपस्या करी, और मैंने अगर वो उतना ज्ञान मेरे को हो गया तो मैं विष्णु के पास गया भी मुझे ये चाहिए। तो उनको ये नहीं पता था कि वो तो तपस्या, उनको प्रोसीजर एक मिला, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। हठयोग के नाम से जाना जाता है, हठयोग तो सारे करते हैं, आप सबको पता है हठयोग क्या होता है। उन्होंने भी एक योग की प्रक्रिया शुरू करी। तो उनको फिर विष्णु आए कि भैया क्या चाहिए आपको,
कहते जी मैं चाहता हूं कि मेरे को जब तक ये संसार रहे, जब तक, तब तक मुझे याद किया जाए। वो तो यार मैं मतलब ये क्या मांग हुई? और मेरे को उपयोग करे लोग, मतलब मेरे ज्ञान को, मेरे सिस्टम को उपयोग करे। मैं अपना नामकरण वो करूंगा, उस सिस्टम का मैं नामकरण करूं अपने नाम से, जिससे कि मेरे को हमेशा याद रखेंगे लोग। दूसरा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना हल्का कर देता हूं और पलक पे बिठा देता हूं। ठीक है, तो उसको निमिष कहा गया। निमिष, पलक झपकने के समय को निमिष कहा गया। और अब पलक झपकती के बाद अब उसको बिठा दिया वहां पे। अब नेचुरली पलक झपकेगी, क्योंकि वजन बढ़ता जाता है। जैसे ही उनका वजन एक लेवल क्रॉस करता है, पलक झपक जाती है और फिर वापस वहीं पे चले जाते हैं। तो पलक झपकने का समय वेट से कनेक्टेड है, वो भी फिक्स है हर चीज, मतलब एब्सोल्युटली स्टेबल, जिसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो उस पर और हमने मेजर किया। हमने 100 लोगों की एवरेज हेल्थ के 100 लोगों की पलक झपकने का समय मेजर किया, हमें मिल गया। अब टेक्नोलॉजी के आदमी हम लोग, टेक्निकल काम, सारी उम्र टेक्निकल काम किया है, तो हमें मिल गया वो पैरामीटर। और उसको रेफरेंस लेकर के ये नवीन समय चक्र की वो गठन किया गया, बनाया गया। फिर इसमें दूसरा एक तो रेफरेंस ये हो गया, बेसिक रेफरेंस, मूल जिसको कहा जाता है। फिर हमने डिसाइड किया कि इसको हम 0 से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य से कोई चीज शुरू नहीं होती है, हर चीज 1 से शुरू होती है। गिनती 1 से शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती है। पहले 0 नहीं बना था, पहले 1 ही बना था। ब्रह्मा अकेले थे और ब्रह्मा ने सृष्टि क्रिएट करी। तो ब्रह्मा अकेले थे और उन्होंने सारी सृष्टि क्रिएट करी, तो 1 थे वो। फिर उन्होंने अपनी प्रतियां बनाई, नारद बनाए, सनत कुमार बनाए, अश्विनी कुमार बनाए, प्रजापति बनाए। तो कहने का मतलब यह है कि घड़ी जो घड़ी बनेगी वो 1 से शुरू होगी, 0 से नहीं होगी शुरू। ये दूसरा रेफरेंस, दूसरा डिसीजन लिया गया। इसको बनाने से पहले की बातें हैं ये, क्योंकि मैं भी उस टीम में इन्वॉल्व था, तो मुझे पता है। फिर तीसरा रेफरेंस ये लिया गया कि 10 का सिस्टम होना चाहिए, डेसिमल सिस्टम होना चाहिए, 1 से 10 तक जाएगी। फिर शुरू सूर्य का समय कब से शुरू होगा और चंद्रमा का समय कब से शुरू होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमने सूर्य और चंद्रमा से लिंक नहीं रखा इसका लिंक रखा गया दिन और रात से, कि इस समय में दिन शुरू होगा और इस समय में रात शुरू होगी, बस। और 10 घंटे की चलेगी, 10 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात। और नामकरण भी दिन और रात ना रख करके इनके नाम रख दिए गए सूर्य और चंद्रमा। अगर आप ये देखोगे ना, यहां पर दिया हुआ है, ये अगर आप टेबल देखोगे, इसमें कुछ कुछ दे रखा है कि 10 पल का एक क्षण, 10 पल का एक क्षण और 10 क्षण का एक श्वास और 100 श्वास का एक प्राण, 10 प्राण का एक चंद्र और 10 प्राण का एक सूर्य। मतलब क्या हुआ इसका, कि 10 पल का एक क्षण मतलब 1 सेकंड। अब ये सेकंड के इक्विवेलेंस बता रहा हूं मैं, इक्वल नहीं है, सेकंड और क्षण इक्वल नहीं है, पर एनालॉजी के हिसाब से बता रहा हूं। जिसको आप सेकंड कहते हो उसको हमने पल के गणित के हिसाब से, अब पल का टाइम जो है वो सेकंड्स का कनेक्शन नहीं है, उसका सेकंड का पल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब पल का सेकंड से कोई कनेक्शन नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि क्षण का सेकंड से कैसे होगा। लेकिन घड़ी में जैसे 3 पैरामीटर दिखाए जाते हैं, आवर्स, मिनट, सेकंड, तो सेकंड जो है वो उसको क्षण कहा गया है। और 10 क्षण का एक श्वास, 10 के पैरामीटर चल रहे हैं,
तो मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। बीच में एक और 10 आता है पर उसका नाम लिया नहीं जाता, डेसीमीटर कहा जाता है उसको। डेसी मतलब 10। बट अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे डेसिमल सिस्टम का तो ऐसे ही चलता है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। तो वही एनालॉजी इसमें फॉलो की गई है कि 10 पल का एक क्षण, 10 क्षण का एक श्वास, श्वास यानी मिनट, और 100 श्वास का एक प्राण, प्राण यानी घंटा, आवर। तो ये जो घड़ी दिखाई गई है यहां पर, ये प्राणवाच देख सकते हैं आप, इसका नाम प्राणवाच दिया गया क्योंकि घंटे का नाम प्राण है। तो 1 घंटे का नाम प्राण है तो प्राणवाच नाम दिया गया इसका। और इसमें 3 पैरामीटर हैं, ये 1, ये 2, ये 3। और पलों का टाइम दिखाती है, ये पलों तक की एक्यूरेसी है इस घड़ी की। मतलब इमेजिन कि पलों की एक्यूरेसी तक चलेगा इस घड़ी के अंदर, जो कि हम उसमें 1 सेकंड से नीचे जा ही नहीं पाते, या 1 मिली सेकंड चले जाते हैं, दिखता ही नहीं है, पता नहीं लगता क्या है वो। तो एक उसमें और मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, और 10 दिन का 10 प्राण का एक चंद्र और 10 प्राण का एक सूर्य, यानी दिन का समय 10 प्राण का और रात का समय 10 प्राण का। बस सीधा सीधा हो गया हिसाब। अब ये शुरू कब की जाए, इस घड़ी को स्टार्ट करना है हमें, तो स्टार्ट कब से करा जाए, ये एक बहुत पॉइंट ऑफ टॉपिक था। मुहूर्त का खेल है। तो और समाज, घड़ी जो है, ये वॉच जो है, कोई भी घड़ी, वो मेरे अपने लिए नहीं होती है, ये घड़ी होती है समाज को चलाने के लिए। मैंने बस पकड़नी है, मैंने ट्रेन पकड़नी है, तो ट्रेन पकड़ रहे हो किसके लिए पकड़ रहे हो आप, अपने लिए थोड़ी पकड़ रहे हो, किसी के पास जाने के लिए ही तो पकड़ रहे हो। तो आपको घड़ी चाहिए समाज चलाने के लिए, घड़ी चाहिए समाज चलाने के लिए। समाज, जब तक कि आप समाज की नहीं सोचोगे तब तक आपकी कोई भी घड़ी सब बेकार है, किसी उसका कोई मतलब नहीं है। मैं अगर घर में रह रहा हूं और कहीं जाना आना नहीं है मेरे को, तो मेरा घड़ी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मुझे किसी से मिलने जाना है, या मुझे स्कूल जाना है, या मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो घड़ी चाहिए। तो शुरू कब की जाए, तो अगर आप गिनती का नंबर पे चलेंगे, अब यहां पर एक न्यूमाकैल करके एक टेक्नोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी आप जानते हो, तो फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी इज कॉल्ड न्यूमाकैल टेक्नोलॉजी। न्यूमाकैल सिस्टम है, और न्यूमरोलॉजी जो है 1 से 9 तक चलती है, 1 से 9 तक चलती है, और न्यूमाकैल टेक्नोलॉजी 1 से 111 तक चलती है। कमाल है, 1 से शुरू होती है और 111 तक जाती है। और न्यूमरोलॉजी इज ओनली 1 to 9, दैट्स इट। तो हम लोगों ने न्यूमाकैल टेक्नोलॉजी का यूज किया वहां पर, और हमें समझ में आया कि जब तक 5 की बात होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, जब तक 5 की बात होती है, जब तक आप अकेले हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती कहते हैं ना, 2 चाहिए ही चाहिए। तो समाज की जो नींव है वो 6 पर आधारित है। शुक्राचार्य, शुक्र के मालिक है शुक्राचार्य। तो और शुक्र के बिना कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। शुक्र मॉलिक्यूल ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से समाज जुड़ता है। तो 6 नंबर आ गया उससे, 6 का मतलब दूसरा हाथ आ गया आपका। तो 6 बजे से दिन शुरू होता है और 6 बजे से ही रात शुरू होती है। प्लैनेट्स रेफरेंसेस खत्म, मूवमेंट खत्म, मोशन बेस्ड सिस्टम टोटल एलिमिनेटेड, वेरिएबल रेफरेंसेस टोटली गॉन, हर चीज फिक्स हो गई अब। और फिक्स को समझना तो बहुत आसान है। अब बताओ इसमें कोई सी ऐसी चीज हो जो तुम्हें ना समझ में आई हो,
कोई भी एक सवाल हो जो ना समझ में आया हो, मुझे पूछ सकते हो आप। होगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज फिक्स है, विजिबल है, दिखाई देती है, और कोई भी वेरीफाई कर सकता है इसको। वेद का मतलब है, इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग है ये पेपर, वेद, और अंग्रेजी में भी कहीं लिखा होगा वीईडी, वेद के स्पेलिंग होते हैं वीईडी। वेद यानी विवेचनात्मक दर्शन, यानी जिसकी विवेचना हो सके, यानी जिसके ऊपर डिबेट हो सके, डिस्कशन हो सके, और कोई एरर है तो वो हटाई जा सके, और फिक्स है तो उसमें एरर होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपने समझ करके बनाए हैं तो, टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए हैं तो। और अंग्रेजी में वीईडी स्पेलिंग है वेद की, तो वी मींस वेरीफाई। कोई भी चीज किसी ने कही उसको वेरीफाई करो, 100%, 100% वेरीफाई करो। आप लोग अपने अपने एरिया में जाकर देखो ना, 100 स्वस्थ लोगों की पलक झपकने का समय मेजरमेंट कर लो, कोई भी कर सकता है, आप अपनी का कर लो, राइट। बहुत आसान है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। एवरी रेफरेंस इज वेरीफाइबल। तो वेरीफाई, अगर आपको ठीक लगता है, ठीक है या नहीं अभी नहीं कह रहा हूं मैं, पर ठीक लगता है तो उसको यूज करके देखो। स्वामी रामदेव जी ने कहा कि प्राणायाम करने से यह फायदा होता है, और उन्होंने करके दिखाया। तो लोगों ने कहा हम ऐसे कैसे मान ले, कहते अगर आपको लगता है कि होता है कि नहीं होता, पहले आप ये देखो। उन्होंने कहा, उन्होंने करके दिखाया और उनको दिख रहा था सामने। तो कहते हैं लगता तो है सर, तो कहते हैं तो लगता है तो 4 दिन करके देखो, तरीका सीखो। तरीका सिखाया उन्होंने, और फिर कहा अब करो मेरे सामने करो। उन्होंने अपने सामने करवाया और उसको फायदा हुआ। मतलब वी स्टैंड्स फॉर वेरीफाई, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। उसको यूज करो और देखो कि आपको आनंद मिलता है या कष्ट होता है। जब आप किसी चीज को यूज करोगे तो आपको तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, दो ही तो चीजें होंगी, या आप वैसे के वैसे रह जाओगे। अगर आप वैसे के वैसे रह जाते हो तो यूज करने में कोई नुकसान नहीं है, हो सकता है कल को फायदा हो। अगर वैसे के वैसे रह जाते हो, कष्ट होता है तुरंत छोड़ दो, साइड इफेक्ट होते हैं तुरंत छोड़ दो, और अगर आनंद मिलता है तो नेचुरली रोज करना ही पड़ेगा, फिर करना ही चाहिए भाई। आनंद की चीज है, कौन छोड़ेगा उसको? जिस काम में आनंद मिलता हो उसको कैसे कोई छोड़ देगा? डेली बेसिस, डी मीन्स डेली बेसिस, रोज करो। तो इतना सिंपल सा सिस्टम ये वेद का बताया गया है। वेदों को समझो। अरे वेद को समझने में कुछ है ही नहीं, 5 मिनट का काम है वेद को समझने में। 5 मिनट में आप पूरे वेद समझ सकते हो, पक्की बात है, गारंटीड। कंडीशन है, नेचुरली कंडीशन तो होगी। कंडीशन क्या है? योग्यता होनी चाहिए, आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। वेद 4 वेदों में डिवाइडेड है, इतना सारा ज्ञान है उसके अंदर। अगर आपकी एफिशिएंसी पुअर है तो आप एक वेद का 1 पेज नहीं पढ़ सकते, और अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो 5 मिनट में आप 5 वेद पढ़ दोगे। 5 वेद 5 मिनट में 5 वेद पढ़ सकते हो आप। और कहा 5 जन्म में आप 1 पेज नहीं पढ़ सकते। तो ये सारा खेल एफिशिएंसी का है। और योग्यता, नेचुरली वो भाषा, जिस भाषा में लिखे हुए वेद वो भाषा आती होगी तो आप पढ़ोगे ना, तो योग्यता चाहिए। बिना योग्यता के कैसे करोगे? तो एफिशिएंसी एंड योग्यता, ये 2 पैरामीटर तो आपके पास चाहिए ही चाहिए, और आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपके अपने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने ऊपर पर्सनल। क्यों? क्योंकि वेरीफाई आपने किया, एम्प्लॉय आपने किया, एंजॉय आपने किया, रोज आप कर रहे हो, तो उससे हो क्या रहा है ये भी तो समझो। तो वो चीज आपको एम्प्लॉय करनी है जो आपको एंजॉयमेंट तो दे, साथ में आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ाए, योग्यता भी बढ़ाए, और आपकी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करे। प्राणायाम से क्या ये सारी चीजें मिलती हैं? ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। रोग दूर होते हैं, इस बारे में बात कर दी, प्रूव कर दी, पर क्या आपकी योग्यता बढ़ी? क्या आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई? रोगों के कम होने से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, वो एफिशिएंसी इंप्रूव होने से आप वेद नहीं पढ़ सकते।
वेदों को पढ़ने के लिए तो आपको निरोगी तो होना ही है, वैसे निरोगी हो या ना हो, वेद पढ़ने के लिए योग्यता अलग है, क्योंकि वो तो भाषा से कनेक्टेड है। योग वेद पढ़ने आपको, तो आपको वेद पढ़ने की योग्यता चाहिए, और सारे वेद पढ़ने हैं तो आपको एफिशिएंसी उतनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? करेक्ट। अब आपको क्या करना चाहिए वाला सवाल जब आप उठाओगे तभी तो पता लगेगा कि क्या करना चाहिए, ढूंढोगे उसको। अभी तो आपने वो सवाल ही उठाया नहीं कि क्या करना चाहिए। तो ये नवीन समय चक्र ने ये भी बताया, ये चक्र है ना जो ये सब कुछ बता रहा है, ये कह रहा है कि 5 वेद बताए हैं। मैंने 5 वेद बताए ना, अभी तो आपको 4 ही वेद पता है, 5वें का तो पता ही कुछ नहीं। मेरे हिसाब से 4 वेद के आगे कोई गया ही नहीं, अभी तक बात ही नहीं करते, गीता की बात करने लग जाते हैं। गीता तो उन 4 वेदों का सार है, ऐसा लोगों ने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैंने गीता पढ़ी और ना मैंने वेद पढ़े। मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, मेरी वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम तो टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, तो हमें वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खैर, तो 5 वेद मैंने इसलिए बताया कि 5 वेद हैं जिनमें ये 5 ज्ञान है। पहला ज्ञान है तत्व ज्ञान, एक वेद में तत्व ज्ञान, एक वेद में आत्मज्ञान। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान में फर्क है, ये तो आपको पता ही होगा, इतनी सी बात नहीं पता होगी क्या। फिर है एक वेद में आयु ज्ञान है, और एक वेद में ज्योति ज्ञान है, जिसको ज्योतिष कह देते हैं आमतौर पर, ज्ञान, ज्योति ज्ञान। और 5वां जो वेद है उसमें है व्यवहार ज्ञान, और 5वां ज्ञान मिसिंग है। मैंने जहां भी बात करी इसके बारे में कहते हैं सर ये व्यवहार ज्ञान बहुत जरूरी है। मैंने कहा व्यवहार ज्ञान तो कर लो ना, व्यवहार। कहता है जी पता ही नहीं कहा है क्या व्यवहार ज्ञान, कहते किसको है। मतलब व्यवहार ज्ञान के ऊपर जानकारी नहीं है मार्केट में, और व्यवहार के बिना समाज, इसीलिए समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। सारी समस्याओं की जड़ व्यवहार ज्ञान है। घर में, कपलहुड में, परिवार में, मोहल्ले में, स्टेट में, शहर में, कॉलोनी में, वर्ल्ड में, ग्लोब में, कहीं पर भी चले जाओ एक ही प्रॉब्लम है, व्यवहार ज्ञान मिसिंग है। तो 5वां वेद भाई मिसिंग है, व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने का रास्ता किसी ने दिखाया ही नहीं। व्यवहार ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता किसी ने दिखाया ही नहीं, क्यों? 5वें वेद के बारे में किसी को पता ही नहीं कि 5वां वेद भी एग्जिस्ट करता है। यह नवीन समय चक्र उसी 5वें वेद पर आधारित है, कुच्छल वेद। यहां पर मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, छोटी सी है, बहुत छोटी सी। ये कृष्णेंद्र दरबार लगा हुआ है, महाब्रह्मांडधीश का दरबार लगा है यहां पर। ये बैठे हैं, पहले गोपाल, ये लड्डू गोपाल कहते थे इनको, और बड़ा नहीं होने दिया इनको कभी भी। आप सोचो, हर साल इनको पैदा किया जाता था, हर साल उनको जन्म दिया जाता था कि बड़े ना हो रहे ये गलती से, बड़े हो गए तो पता नहीं क्या करेंगे। एक बार बड़े हुए थे तो महाभारत हुई थी, दोबारा महाभारत हमारा विश्व अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए इनको बड़ा नहीं होने दिया जाता। लेकिन 2006 में, अगेन 2006 देखो बहुत इंपॉर्टेंट साल है, 2006 में इन्होंने डिसाइड करा कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, अब मैं पैदा नहीं होऊंगा, अब मैं बड़ा होऊंगा। और संवत, इसीलिए उसी टाइम पर संवत शुरू हुआ, ये दक्षिण्या संवत। दक्षिण्या कौन है? तो दक्षिण्या आपको उनकी वो मिल जाएगी, उनके बारे में जानकारी आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे। दक्षिण्या है तत्व गुरु, ब्रह्मांडधीश दरबार के जो तत्व गुरु हैं वो है दक्षिण्या। दक्षिण्या कौन है? आपने दक्ष का नाम सुना होगा, आपने दक्ष का नाम सुना होगा, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के बनाए हुए मानस पुत्र हैं ये, पहले पुत्र जिनका विवाह हुआ, सो कॉल्ड।
तो उनकी पुत्री थी पार्वती। शंकर के साथ विवाह हुआ और पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, और एक यज्ञ करा दक्षन्या जी, दक्ष की बता रहा हूं मैं, उनका एक यज्ञ करा उन्होंने और परिवार को नहीं बुलाया, सारे संसार को बुलाया उन्होंने, पार्वती को नहीं बुलाया, बेटी को नहीं बुलाया। अब बेटी के बिना यज्ञ करके क्या करोगे तुम? बेटी के बिना यज्ञ बेकार है, आपका किसी काम का नहीं है, बेकार है, एब्सोल्युटली जंक। पर यह बात उसको समझ में नहीं आई, दक्ष को। तो अब बेटी थी तो कहती है बेटी के बिना तो यज्ञ बेकार है। बेटी को यह बात समझ थी तो बेटी कहती है मैं जाऊंगी। तो बेटी के पति ने समझाया कि भैया जब बुलाया नहीं है तो तेरे को नहीं जाना चाहिए। कहते नहीं, मेरे बाप का घर है, मैं तो जब मर जाऊंगी। चली गई और परिणाम तो सबको पता ही है कि हवन कुंड में आत्महत्या करी, कूद गई और दक्ष का सिर काट दिया गया। सारा कुछ शांत हो गया। अब क्या करें? यज्ञ के लिए सारे आए हुए हैं, यज्ञ होना है, यज्ञ तो होना ही है। और जिसने यज्ञ का कॉल किया बैठेगा वो, उसको वहां पर बिठाना है यज्ञ करने की गद्दी पर। किसको बिठाएं? तो महादेव को कहा गया कि जी करो कुछ। ठीक है भैया, ले आओ कुछ, मतलब करो कुछ, ले आओ कुछ। और वो क्या ले आए? एक बकरे का सर ले आए। भगवान जाने वो सर बकरे का था या बकरी का था, ये पता नहीं है मेरे को, पर कहा जाता है बकरे का सर लेके आए। बकरी का हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, खैर मुझे नहीं पता इस डिटेल में, पर जो बताया गया वो यही है कि बकरे का सर लेके आए। और वो तो था ही, टेक्नोलॉजी तो थी। उन्होंने उसी सर को क्यों नहीं जोड़ा वहां पर? ये सोचने वाली बात है कि उसी सर को क्यों नहीं जोड़ा वहां पर। तो इसका जवाब मिला नहीं अभी तक हमें कि उसी के सर को क्यों वापस जोड़ा नहीं गया। मेरे ख्याल से वो यज्ञ कुंड में गिर गया था, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तभी वो जोड़ा नहीं। खैर, बकरे का सिर ला करके जोड़ दिया और फिर वो यज्ञ पूरा कराया गया। अब इसका मतलब यहां पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि दक्ष की अकाल मृत्यु हुई थी। मेरा सिर्फ बताने का, ये सारी स्टोरी सुनाने का पर्पस एक ही था कि अकाल मृत्यु हुई थी उनकी, यानी अभी उनका जीवन शेष था। अगर सर नहीं काटा जाता तो पता नहीं कब तक जीते। नहीं नहीं, वो यज्ञ के लिए था, वो तो सिर्फ, नहीं तो पंगा हो जाता। तो उसके बाद उनका जो बचा हुआ शेष जीवन था उसमें उनको तपस्या मोड में डाल दिया गया था। मतलब वो तपस्या करने चले गए थे और अब वो दोबारा से आए हैं अपना शेष जीवन बिताने के लिए दक्षन्या के रूप में। और उनके अंदर गणेश और अपना कार्तिकेय, गणेश, कार्तिकेय, शंकर, विष्णु, इन सबके अंश उनके अंदर मर्ज हुए हैं। तपस्या के दौरान उन्होंने इन सबके ज्ञान के अंश अपने अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हैं, सबके, तब जाकर के वो तत्व गुरु बने हैं। यानी इसमें जो तत्व ज्ञान की बात करी गई है और आत्म ज्ञान की बात करी गई है, ये दोनों ज्ञान इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। इसीलिए इनको ब्रह्मांडधीश के दरबार में स्थान मिला है। ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र जो पहले लड्डू गोपाल थे। हाँ, तो दक्षन्या संवत्सर की मैंने बताया बैकग्राउंड, कि दक्षन्या संवत्सर क्यों कहा गया इसको। और 16 पूरे हुए हैं। 17वां 2 सितंबर को शुरू हुआ है, 2 सितंबर 2022 को 16 पूरे हुए हैं। 16 का मतलब क्या है? 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण।
फिर भी सांदीपनी आश्रम गए थे पढ़ने के लिए। जब संपूर्ण थे तो सांदीपनी आश्रम क्यों गए पढ़ने के लिए? और सांदीपनी आश्रम में सीखा क्या उन्होंने? सांदीपनी आश्रम में उन्होंने सीखा 64 योगिनियां बताई गई हैं। एक योगिनी मंदिर है शायद, और 64 योगिनियां बताई गई हैं। 64 योगिनियां बताई गई हैं, उनका सारा ज्ञान कृष्ण को दिया सांदीपनी गुरु ने। वो उनकी सेवा करती हैं, उनकी आज्ञा अनुसार। उनका ये समझ लो कि वो 64 योगिनियां बेसिकली ब्रह्मांडधीश दरबार की, जो CIA कह लो उसको, आप CBI कह लो, इंटेलिजेंस एजेंसी है जो वो चलाती हैं। तो अब वो ब्रह्मांडधीश बनकर के कृष्ण 16 साल के 17वें साल में वो ब्रह्मांडधीश बनकर के बैठ गए हैं अब। और उनके हाथ में पृथ्वी है, ग्लोब देख रहे हो आप, वो उनके हाथ में है। तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का सुधार करने के लिए पृथ्वी को अपने कंट्रोल में ले लिया है, और सुधार करने के लिए जो जो सिस्टम चाहिए नवीन समय चक्र के रूप में सारी टेक्नोलॉजीज दे दी हैं। प्राणवाच, ज्ञानवाच, ये अगर आप देखेंगे, ये यात्रा शुरू करी गई थी, ये बनाई लगाई हुआ है ना, ये नवीन समय चक्र यात्रा शुरू करी गई थी, जो कि 2006-2007 से प्लान था चलाने का, चल नहीं पाई थी, क्योंकि जब तक ब्रह्मांडधीश ये दरबार नहीं लग जाएगा तब तक नहीं चलनी थी। है इन्होंने ही रोक रखी थी। वो अब समझ में आया ये बात, तो अब ये लग गया तो तुरंत आज्ञा हो गई। और 22 तारीख को दिल्ली से शुरू हुई, उग्रसेनपुरी से। उग्रसेन कौन थे? कृष्ण के नाना, लड्डू गोपाल के नाना जी थे, उनके वहां से शुरू हुई है ये यात्रा, और ब्रह्मांडधीश के दरबार में जाकर के पूरी हुई है ये आज 24 तारीख को। 24 का बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। 24 जो है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, 6 को रिप्रेजेंट करता है ये। और एक बात कमाल इसमें है कि ये 6 में ना अंगूठा नहीं गिना जाता। अंगूठा जो है अहंकार का प्रतीक है, पता है आपको? तो एक अन्यानी कल्चर था, एक अन्यानी सभ्यता है, कहीं लिखी होगी, आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अन्यानी सभ्यता वो सभ्यता थी जिसके आधार पर ब्रह्मा जी ने रचना की थी सृष्टि की। अन्यानी कल्चर, अन्यानी सभ्यता, सिविलाइजेशन, और उसके आधार पर ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, सृष्टि का निर्माण किया। और उसमें बताया गया, उस एक ना आपने एक वाक्य सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि जो ना अधूरा है, पूरा नहीं है, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अभी तक किसी को समझ नहीं आया। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है, एक्चुअली जो पूरा स्टेटमेंट था वो था अहंकार नहीं, अहम ब्रह्म। अगर आप इस वाक्य पर चलेंगे तो गारंटी है कि आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, पक्की बात है। योग्यता बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, और कुछ करना ही नहीं है, 2 ही तो काम है। और आपकी योग्यता भी मेजरेबल है और आपकी एफिशिएंसी भी मेजरेबल है। 3 पैरामीटर्स हैं, एशो क्वोशंट, ई स्क्वायर क्वोशंट और एशो निधि। 3 पैरामीटर हैं। एशो निधि जो है आपकी मेंटल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को दिखाता है, परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी को दिखाता है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी। ई स्क्वायर क्वोशंट जो है वो आपकी लर्निंग एफिशिएंसी एंड लर्निंग एलिजिबिलिटी को दिखाता है, और एशो क्वोशंट जो है इंप्लीमेंटेशन करने के तरीके को जागृत करना, मतलब ज्ञान को समझना कि कौन सा, किस काम के लिए मुझे कौन सा ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एफिशिएंसी लर्निंग, और पूरा करने के लिए परफॉर्मिंग। तो जो एशो क्वोशंट है वो है फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड। अब ये फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड क्या है? तो आपको कोई विचार आया, कोई आइडिया आया,
कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, और फिर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और वो प्रोडक्ट बना और उसको उपयोग करने का तरीका लिखा गया। आइडिया और प्रोडक्ट, उसके बीच का जितना भी सफर है ना, जितनी भी मूवमेंट है, जितनी भी मोशन है, जितनी भी कलेक्शन है, जो कुछ भी है ज्ञान, वो सारा का सारा फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड कहलाता है। भाई इतनी सी बात समझने की है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो एशो क्वोशंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहा गया है। एशो क्वोशंट इज नथिंग बट स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल एफिशिएंसी। स्पिरिचुअल यानी ज्ञान, नॉलेज। और अगर आप वो देखोगे एक अगेन समय चक्र पे, तो यहां पर ना एक ये दिखा रखा है कोई 5 सीड नेचुरोपैथी फाउकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। फाउकोलॉजी फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड में एक सब्जेक्ट है फाउकोलॉजी, PHOUCOLOGY, फाउकोलॉजी, एंड इट डिफाइंस 5 सीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल, इमेटीरियल। ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 5 सीड्स, और 5 सीड नेचुरोपैथी में सब कुछ दे रखा है। Female also has 5 seeds, but one extra component, hexa, that is called hexa seed. It is not 6 seed. It's a system. तो उसके लिए एशोथेरेपी है, पैथी नहीं है, थेरेपी है वो, क्योंकि वो हीलिंग सिस्टम है बेसिकली। तो ये दिखाया गया है आपका, ये समय चक्र में सब कुछ बता रखा है इस नवीन समय चक्र में। अब वो 5 ज्ञान की बात की थी मैंने, 5 वेद, 4 रास्ते हैं उनको प्राप्त करने के, और ये एफिशिएंसी 3 की जो बात करी है ना मैंने, तो इसका 4 रास्ते कौन कौन से हैं? कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। कोई एक रास्ता पकड़ लो। मान लो आपने समय का पकड़ा, तो अब चलते चले आपके जन्म 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 बीतते चले जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। वही हो रहा है। आपने शक्ति का पकड़ लिया, तो शक्ति का पकड़ लिया तो आपकी शक्ति तो बढ़ती चली गई। वही बात है कि वो बन गए, रावण बन गए, या कुछ भी जो शक्तिशाली कोई भी कैरेक्टर देख लो आप, पर बाकी सारी चीजें गायब, तो वो चलते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं कुछ भी। आपने भक्ति का रास्ता पकड़ लिया, भक्ति का रास्ता पकड़ लिया, पता है ही नहीं, ना समय का ज्ञान है, ना शक्ति का ज्ञान है, ना कर्म का। भक्ति पकड़ रहा हूं जी मैं, तो पता है नहीं कुछ, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फिर कर्म, मैं कर्म कर रहा हूं, ये बिना समझोसे में मैं तो कर्म कर रहा हूं, ठीक है नहीं है, मेरे फायदे का है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, इतने सारे फैक्टर कौन देखेगा? छोड़ना यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मुझे नहीं मतलब बाकी किसी से क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। चारों रास्तों पर एक साथ चलना पड़ेगा। वो जो 4 वेद बताए हैं ना, 5 वेद बताए हैं, तो जो 4 वेद हैं वो ये 4 रास्ते ही बता रहे हैं आपको। वो चारों वेदों पे चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अलग अलग पकड़ के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। चारों ही वेदों का आपको स्टडी करनी पड़ेगी, चारों ही वेद समझने पड़ेंगे, सारे ज्ञान चाहिए, तभी तो व्यवहार ज्ञान मिसिंग है। क्योंकि रास्ते 4 हैं, चारों रास्तों पर चलोगे तो व्यवहार ज्ञान आएगा। इसलिए आया नहीं क्योंकि सबने एक एक रास्ता पकड़ा हुआ है, वो भी आधा अधूरा, पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ, तो आएगा कहां से? इसलिए 5वें वेद का पता ही नहीं लगा। तो अब आप देख लो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, आपकी मर्जी है। मैं एक ये लेके आया था शंख, आपने शंख तो देखे ही होंगे, पर ये शंख है, ये भी वही शंख है, पर ये थोड़ा अजीब सा है। इसमें ना कुछ एलईडीज लगी हुई हैं। एलईडी तो जानते ही होंगे आप क्या कहते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। आप कहते हैं ना 5 बीज का बना हुआ है, जैसे उसने बताया, और हर बीज एक तत्व का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? कैन यू काउंट? 5 बीज का इंसान बना है और हर बीज 5 तत्वों का बना है।
और हर तत्व 24 मॉलिक्यूल का बना है। तो आप कॉम्बिनेशन निकाल लो, उतने सारे शंख हैं ये अवेलेबल। तो डायग्नोस करवा लो अपना तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान, उसको समझ लो अपने को, क्योंकि सबका अपना अपना है। और जो भी आपके तत्वों में मिसिंग है, जो भी एक मतलब सेंसिटिव है तत्व, समझ लो सेंसिटिव, आप मोटी बात समझो ना, कि जो भी तत्व आपका सेंसिटिव है बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, संतुलित रखने के लिए वो वाला शंख खरीद लो और उससे प्रैक्टिस करो, जो भी उसका प्रोसीजर है देख करके, तो आपके तत्व संतुलन में आने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी है, मीटर बने हुए हैं, उससे मेजरमेंट कर लो। शंख टेक्नोलॉजी और बहुत सारे वो लगे हुए हैं डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी का, कहीं भी आप सेंटर ढूंढ लो आपको मिल जाएगा, आपके घर के आसपास मिल जाएगा, कहीं दूर मिल जाएगा, जाके देख लो। भाई हार्ट सेंटर, हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो हर जगह थोड़ी होता है, यहां तो आप पूरे जीवन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मन का ऑपरेशन हो रहा है यहां पर। जो डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी है डायरेक्टली आपके मन से कनेक्टेड है, तो मन का ऑपरेशन आपको कराना है। हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए फिर आपको हजारों सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन जब मन का ऑपरेशन कराने की बात करोगे तो आप ढूंढ के देखो आपको कहां मिलता है। मन का ऑपरेशन संभव हो गया है, एशो सर्जरी, एक सर्जरी है, एशो सर्जरी कहलाती है, वो एशोपैथी की एक ब्रांच है। ये अश्विनी कुमारों का दिया हुआ ज्ञान है, ब्रह्मा जी के अश्विनी कुमार जो पुत्र थे उनका दिया हुआ ज्ञान है। ये एशो सर्जरी अवेलेबल है, मन की सर्जरी करती है वो, उसका उपयोग करो। अगर कोई समस्या है तो, जैसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑपरेशन कराते हो कि नहीं कराते हो, ऐसे उसका कर लो। वो उसमें कटिंग होती है, इसमें कटिंग नहीं होती, इसमें कोई एक्सटर्नल एलिमेंट चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेजरमेंट करनी होता है, वो भी अंगूठा रखो, नब्ज से होता है, क्योंकि मेजरमेंट आप ईसीजी देखते हो ना, ईसीजी के लिए सर्जरी थोड़ी करनी पड़ती है। ईसीजी मेजरमेंट कैसे होती है आप देखो, उसके लिए 3 इलेक्ट्रोड लगते हैं या 5 लगते हैं, कहीं भी चले जाओ, किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लो, पता लग जाएगा आपको। तो ये काइंड ऑफ वही है ईसीजी का बहुत एडवांस वर्जन। एक ईसीजी का नेक्स्ट वर्जन जो आया था, पल्स ऑक्सीमीटर, आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, अंगूठे या उंगली के ऊपर एक वो कैप लगा देते हैं और उसमें वैल्यू आ जाती है, मेजरमेंट आ जाती है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है और आपकी हार्ट बीट कितनी है। हार्ट बीट नहीं, हाँ हार्ट बीट काउंट बताते हैं ना पर मिनट, तो वो आ जाती है उसके अंदर। तो इसी पल्स ऑक्सीमीटर का एडवांस वर्जन है, मतलब बहुत एडवांस वर्जन है, जो आपकी नब्ज से आपके मन की स्थिति को बता देता है। और कई सिस्टम है ना, तो एक सिस्टम तो ये बता देता है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, आपके उस तत्व की जो सेंसिटिव है, उस तत्व की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कौन से बीज में कौन सा तत्व सेंसिटिव है। 5 बीज और हर बीज के 5 तत्व वो बता देगा, और फिर उसी तरह के आप उसका जो प्रोसीजर आ जाएगा कि आपको ये करना है, कितना डिस्टर्ब है उससे मेजरमेंट हो जाएगी, कितनी वैल्यू रखनी चाहिए वो गणित आ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगी। बस आपको जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को मेंटेन रखो आप, तो आपका एशो वो जो वैल्यू है वो तकरीबन आपकी एशो क्वोशंट को रिफ्लेक्ट करती है, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को, स्पिरिचुअल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करती है वो एशो क्वोशंट। तो बस अगर वो आप अपनी लेवल मेंटेन कर लेते हो तो फिर आपको व्यवहार ज्ञान सिखाया जा सकता है, एडमिशन मिल सकता है। व्यवहार ज्ञान सीखने के लिए एडमिशन लेना है तो आपको अपनी एशो क्वोशंट को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा जो आपको चाहिए। और अगर आप एक ऐप है, कोई मोबाइल ऐप है हवा कितनी है के नाम से, उसमें मिनिमम 1.5 लाख आनी चाहिए वैल्यू, ये तो एक एवरेज है ही, मिनिमम आनी चाहिए। पर इंडिविजुअल के लिए वो तो आपको वहां पर आपको जाकर ही करवाना पड़ेगा। एशो लैब 5 सीट एशो लैब करके डायग्नोस्टिक लैब लगी हुई है, जैसे पैथोलॉजी लैब होती है ऐसे ही इसकी डायग्नोस्टिक लैब है, 5 सीट डायग्नोस्टिक लैब, एशो लैब कहा जाता है उनको। तो वहां पर जाके आपको डायग्नोस कराना पड़ेगा आपको, और कितनी वैल्यू आपको मेंटेन करनी है ये वहां जाके पता लगेगा। और
अभी सुनने में आ रहा है कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। तो आज से वो एक कागज था ना हमारे पास, हाँ है, कोई प्रिंट आउट है उसका? मोबाइल पे दिखाओ। हाँ आज ही तो किया है ना वो अनाउंस। एक्चुअली एक हमने कोरोना वायरस किलर्स की टीम तैयार करने का एक वो प्रोग्राम डिक्लेयर किया है। हाँ दिखा दे। ये प्रोग्राम आप देख सकते हो यहां पर, क्या नाम रखा हमने? कोरोना वायरस किलर्स। इसको हम लोग कहेंगे ऐशो पुरुष और ऐशो स्त्रियां, ऐशो फीमेल्स और ऐशो पुरुष तैयार करने की टीम तैयार करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग, डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये एक फोन नंबर दे रखा है 097281304141। यहां पर आप ट्रेनिंग के लिए, इसकी ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस फोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह वासुदेव धाम की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, दिल्ली में, वासुदेव धाम दिल्ली अनाउंस किया गया और डिक्लेयर यहां से कर रहे हैं हम। ओपन है अंबाला से। आपको पता है अंबाला जगह का वो क्या है, रेफरेंस क्या है? अंबाला जो है, अंबा एक वो हुई है, आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना? अंबा भीष्म पितामह के मरने का कारण, उनके नाम पर यह सिटी बना है, शहर बना है अंबाला शहर। उनका मंदिर है यहां पे बना हुआ, अंबा देवी के नाम से, भवानी, अब भवानी अंबा देवी ऐसे कुछ नाम है शायद उसका। तो अंबाला नाम उनके उससे पड़ा है। और वो थी जिनका, जब उनका पंगा हो गया था ना, भीष्म पितामह गए थे और तीनों को ले आए थे अपने भाइयों का विवाह करने के लिए। तो एक ने कह दिया जी मैंने तो ऑलरेडी वरण किया हुआ है। स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी उन दिनों में, तो उन्होंने कहा मैंने तो उनको पति मान रखा है। तो उन्होंने उसको वापस छोड़ दिया कि ठीक है अब तेरा विवाह तो कर नहीं सकते हम, तो तेरे को वापस छोड़ देते हैं। उसको वापस छोड़ दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे ऐसे मजाक बना रखा है क्या? तो पुरुष जगत से बदला लेने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की कि मैं पुरुष बनूंगी और सर्वनाश करूंगी। देखा लिया था उन्होंने, खतरनाक। तो उन्होंने तपस्या शुरू की और फिर वो शिखंडी के रूप में उनका जन्म हुआ और वही कारण बनी भीष्म पितामह की मृत्यु का। तो अंबाला शहर इतना पुराना शहर है, आप मतलब मैं आपको इसकी महाभारत काल से जोड़ करके बता रहा था। मतलब और भीष्म की मृत्यु कब हुई थी और अंबा उससे कितने पहले की हो गई, आप ये सोचो। भीष्म की मृत्यु 400 साल बताई गई है। मुझे पता नहीं ठीक है कि गलत है, या आप वेरीफाई करो। पर उनके मतलब कितनी पीढ़ियां देखी उन्होंने। लास्ट पीढ़ी का वो था परीक्षित, और पहला कौन था? वो गंगा की, जिससे गंगा का विवाह हुआ था। नहीं, हाँ भीष्म पैदा तो उन्हीं से हुए थे ना, गंगा से ही। तो गंगा पुत्र भीष्म है भाई। तो गंगा पुत्र भीष्म पैदा हुए थे और अभिमन्यु के बाद, अभिमन्यु की संतान तक वो जीवित थे। अब आप बाकी गणित अपने आप कर लो, आप कितनी पीढ़ियां बीच में आई गई, जो कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। तो अंबाला शहर अब आज से, आज है 24 दिसंबर 2022 से रीसेट हो रहा है। जो उनका वो था, जो उन्होंने प्रण लिया था वो पूरा हो गया था, लेकिन उसकी ट्रेसेस रह गई थी जो आज खत्म हुई है। आज उनकी पूर्णाहुति हो गई। अब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कोरोना वायरस किलर्स, कोरोना ये जो आया है, कोरोना वायरस किलर, हाँ, तो ये समझो उनकी 13वीं हुई होगी पीछे। 13 दिसंबर को कुछ था ना, 13 दिसंबर को हुए थे ना।
हाँ, मैं सोचा 13 दिसंबर को हुई थी तेरी, तो मैंने कल क्यों कहा, 13 दिसंबर को हुई थी। एक्चुअली ये आए हैं और इन्होंने 13वीं करी उसकी, और फिर उसके बाद यहां पर स्थापना हुई है इनकी। दरबार तभी लगा ये, इससे पहले लग नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि उसने क्या रखा था, मैं तो सर्वनाश करूंगी। तो इन्होंने उसको कहा कि भैया आप जा, क्योंकि मुक्ति का वो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। तेरह, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12वां दिन है। 13वां शुरू हो गया, बल्कि शाम हो गई। तो मुक्ति इनकी आज हुई है। उस दिन से शुरुआत हो गई थी, आगे बैठ गए थे, प्रोसीजर शुरू हो गया था, और आज मुक्त हुई है वो। और अब पूरा का पूरा जो पृथ्वी है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। तो ये जो कोरोना की नई लहर आई है, इसका मतलब वो जाती जाती कोरोना की नई लहर दे गई है, और उसको निपटाने का, खत्म करने का तरीका दे गई है। मतलब दो चीज कर गई वो। कोरोना की लहर तो शायद पहले से चल रही है उनके, आपको हटाइए, हैं? आपको हटाइए रिस्ट्रिक्शन। हाँ 2-4 दिन बाद। हाँ, तो मतलब आप ये देखो कि उससे कोरोना की लहर उससे पहले शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब कोरोना से निपटने का जो सिस्टम है वो दे करके गई है वो। तभी ये शुरू हुआ कोरोना वायरस किलर्स की टीम तैयार करने का सिस्टम डिक्लेयर किया गया आज से। आज 13 दिन हो गए उनको। 13 तारीख को उनकी 13वीं हुई, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 12 दिन 6 बजे पूरे हो गए। 6 बज चुके हैं मेरे ख्याल से। अब तो क्या टाइम हो गया? 6 तो हो चुके होंगे, हैं? हाँ, तो 6 बज चुके हैं। तो यानी अगला दिन शुरू हो चुका है। चंद्रमा जो है, जो पहले मैं एक बार समय चक्र की बात बता रहा था, तो चंद्रमा का जो दिन जो बदलता है चंद्रमा से बदलता है, सूर्य से नहीं बदलता है। सूर्य से दिखाई देता है पर बदलता चंद्रमा से है। यह नवीन समय चक्र की फाउंडेशंस का एक और वो है पैरामीटर। ये दिन जो है, तिथि जो बदलेगी वो चंद्रमा के उदय से बदलेगी, यानी शाम को 6 बजे से बदलेगी। दिखाई देगी सुबह से, सूर्योदय से। खैर, तो ये मैं बता रहा था आपको। तो आप आज से डिक्लेयर करा गया है क्या? कोरोना वायरस किलर्स माइंडेड। पहले जो है, पिछली बार जो कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वॉरियर्स तैयार किए गए थे, यानी कोरोना से लड़ने के लिए कुछ लोगों को टीम तैयार करी गई थी। लेकिन अब कोरोना वायरस किलर्स को तैयार किया जा रहा है, और हर इंसान को बनना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना किसको डिस्टर्ब करता है पता ही नहीं है। तो आपको अपना कोरोना अपने आप मारना पड़ेगा। ये समझ लो आप, कोरोना वायरस किलर का मतलब है ईच पर्सन हैज टू बिकम कोरोना वायरस किलर टू प्रोटेक्ट फैमिली। परिवार को बचाना है तो कोरोना वायरस किलर बनना ही पड़ेगा। हर परिवार से एक आदमी को बनना पड़ेगा जरूर, हर परिवार से। तो यह कार्यक्रम आज से अनाउंस किया गया है। जो भी सज्जन चाहे, जो भी इंसान चाहे, जो भी कोरोना वायरस किलर बनना चाहे, वो ट्रेनिंग के लिए उस नंबर पर बात कर सकता है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज का और एक और काम आज से डिक्लेयर करा गया है, करना था, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। समय चक्र घर, गुरु घर, यानी नई जनरेशन ऑफ क्या, गुरुकुल्स, विज्ञान गुरुकुल, ऐशो विज्ञान गुरुकुल आज से तैयार करे जाने का कार्यक्रम भी घोषणा हो रही है कि ये फादर ऑफ टाइम ने डिक्लेयर किया था। तो समय चक्र
गुरु घर कहा जाएगा उनको, यानी ऐशो विज्ञान गुरुकुल कहे जाएंगे ये। और ये 3 तरह के लोगों के लिए शुरू किया गया है। टीनेज का इसमें लिखा है, टीनेज जनरेशन, फिर सीनियर सिटीजन्स और महिलाएं, कन्याएं, फीमेल्स, एनी लिमिट एनीथिंग, हर तरह की फीमेल के लिए ओपन है। ये ओपन किया गया है। ऐशो विज्ञान गुरुकुल, जेंडर बेस्ड ट्रेनिंग है, तो जेंडर बेस्ड शिक्षा है, एजुकेशन है, सबकी अलग अलग होगी। और सीनियर सिटीजन्स, कोई भी है जो सीनियर सिटीजन होना चाहिए तो वो एडमिशन ले सकता है, और टीनेज जनरेशन में कोई भी हो वो एडमिशन ले सकता है इसमें। तो 3 तरह के गुरुकुल बनाए जाएंगे, ऐशो विज्ञान गुरुकुल। और उसमें ये पांचों वेद यानी व्यवहार ज्ञान सिखाया जाएगा। ऐशो क्वेश्चन इंप्रूवमेंट कैसे करनी है और व्यवहार ज्ञान क्या है वो सिखाया जाएगा इसमें। मूल जो इसका गुरुकुल का जो मूल वो है, रीजन है, पर्पस है, व्यवहार ज्ञान को सिखाना, जिससे कि समाज सभ्य समाज बन सके, रह सके। बना तो वही है, पर सभ्य समाज रह सके। मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल। इन फैक्ट you must understand the difference between animal and human. That is the key. क्योंकि व्यवहार ज्ञान मिसिंग था, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कही गई कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो व्यवहार ज्ञान अब आ गया है, उसको सिखाने के लिए एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, टेस्ट कर सकते हो। आपकी योग्यता हो जाएगी तो एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी इज द क्राइटेरिया। और वो एग्जाम होगा आपकी नब्ज चेक करके, और वो शंख टेक्नोलॉजी से होगा, मीटर से होगा। आप एक बार मेजर करें, 10 बार करें, 1000 बार करें, जब तक वो वैल्यू नहीं आ जाएगी, जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये देख लो आप, वो कहते हैं ना आईआईटी में एडमिशन लेना है तो पहले कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपके 50 रुपए लगेंगे, लेकिन कोचिंग करने के लिए तो 2 लाख रुपए लगेंगे ही। और आपकी मर्जी है, देख लो आप क्या करना है आपको। पर उपलब्ध है, अवेलेबल है, और अंबाला से डिक्लेयर किया। मतलब कमाल यह है कि ये सारी चीजें ओपन हुई है अंबा के जाने के बाद। वो जाति देकर के, जाती हुई देकर के गई है ये। हालांकि ये व्यवहारगण, ये सारी बातें तो कुछल वेद आए हुए तो कम से कम 10 कितने साल, 20 साल हो गए, 2003 की आया हुआ है। तो रिलीज मार्केट में आज हुआ है, और जाति जाति वो दे करके गई हैं, क्योंकि उनसे एक गलती हुई थी। उन्होंने वो बात बाद में बताई, पहले बतानी चाहिए थी कि मैंने उसको वर्कर रखा, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो, मैं किसी और की पत्नी हूं तो मैं कैसे जा सकती हूं तुम्हारे साथ। उसको कहना चाहिए था ये, उसने नहीं कहा। तो उसने अपने मतलब जो उसकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर तुम किसी की पत्नी हो तो आपको बताना चाहिए था कि मैं उसकी पत्नी हूं। उसके बाद क्या होता है वो बात की बात है, पर आपने बताया ही नहीं, तो उसको कैसे पता लगेगा। और भुगता किसने? सबने भुगता। अभिमन्यु को जान देनी पड़ी, वो सारे रिलेटिव्स उसके। मतलब सोचो, अभिमन्यु को किसने मारा? ग्रैंडफादर ने। इससे ज्यादा और कंफ्यूजन क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बड़ा पाप क्या हो सकता है कि अपने ग्रैंडसन की बलि दी उसने। चाचे और ताऊ ने मिलकर के मारा उसको। इमेजिन। हाँ, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है वो ये है कि हरियाणा जो है ना, अभी कौन सी 19 तारीख को 19 तारीख को हरियाणा को विश्व शिक्षक घोषित किया गया था। 19 दिसंबर को। तो विश्व शिक्षक कभी मिसिंग था। विश्व गुरु तो 2006 में भारत को डिक्लेयर ही कर दिया गया था। अगर आप देखोगे, नवीन समय चक्र जब डेडिकेट किया था तो फादर ऑफ टाइम, यानी उनको फादर ऑफ टाइम की उपाधि दी गई, और कहा गया कि भारत जो है विश्व गुरु की पद पर पुनः प्रतिष्ठा का आधार बना है ये नवीन समय चक्र। ये कहा गया था, पब्लिकली डिक्लेयर्ड था।
लेकिन शिक्षक अभी मिसिंग था। तो हरियाणा को शिक्षक बनाया गया 19 में, 19 दिसंबर को। लेकिन शिक्षक का सिलेबस लिमिटेड होता है, तो 6 दिन में उनकी ट्रेनिंग करी गई और अब हरियाणा विश्व अध्यापक बन गया है। शिक्षक और अध्यापक में फर्क है। अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो एक ही वर्ड मिलेगा, टीचर। लेकिन जब हम हिंदी में जाते हैं तो अध्यापक और शिक्षक 2 शब्द है। शिक्षक यानी जिसका सिलेबस और ब्रांच बिल्कुल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, उसके अलावा वो कुछ सिखा नहीं सकता। लेकिन अध्यापक का मतलब होता है अपना एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जोड़ना। जो चीज ठीक है एजुकेशन में, अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो वो गलत है, तो गलत बताएगा, उसको कहेगा ये बताया जाता है एजुकेशन में पर ये गलत है। ठीक क्या है उसका ठीक वर्जन बताएगा। तो शिक्षक और अध्यापक में यह फर्क होता है। तो अब आज से शिक्षक नहीं रहे, अब हरियाणा विश्व अध्यापक बन गया है। और अध्यापक अपना एक्सपीरियंस बताएगा। का मतलब क्या हुआ यहां पर मैंने क्यों ये बात कही? हरियाणा ने ही गीता का ज्ञान दिया था। कृष्ण ने गीता को यहीं गाया था। ये यहां मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं है। कितना होगा कुरुक्षेत्र? 50 किलोमीटर भी नहीं है, मतलब 30 मील। 30 मील। ओहो, कुरुक्षेत्र आना इसलिए पड़ा क्योंकि अंबा यहां पे थी। अब समझ आए मेरे को कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया? अंबा ने बुलाया था कि युद्ध यहां पर होगा क्योंकि भीष्म यहां पे मरेगा। वो कहते हैं जगह बुला लेती है, जहां पर जिसकी मृत्यु लिखी होती है ना उसको जगह बुला लेती है, ऐसा कहा जाता है। हमारे ज्योतिष में, जो भारतीय ज्योतिष है उसमें यह कहा जाता है कि जहां पर मृत्यु लिखी है वहां पर जगह बुला लेती है। नॉर्मली ना लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल्स में हो रही है। क्यों? क्योंकि जन्म हॉस्पिटल में होता है। मतलब कमाल है। तो कुरुक्षेत्र में आना पड़ा उनको क्योंकि अंबा यहां बैठी थी, तो शहर तो ये बस चुका था। अंबाला शहर तो बस चुका था क्योंकि वहां के बैठ गई थी। तपस्या उन्होंने यहां पर करी। तो उसके बाहर सारा जंगल ही होगा, नेचुरल सी बात है। और युद्ध करने के लिए तो साफ मैदान चाहिए और वो जगह चाहिए जहां पर इतना नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, तो वो जगह उस वजन को उठा सके। और वो गणित तो सारा का सारा कृष्ण ने खुद किया था। बर्बरी को आने नहीं दिया। इमेजिन, बर्बरी यहां पर आ रहा था अपनी उससे ही, क्योंकि अंबा बुला रही थी। कृष्ण ने उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो कमाल है। मतलब क्या क्या जुड़ा है अध्यापक बनते ही कि गीता का पाठ उन्होंने यहां पर किया। कुरुक्षेत्र कृष्ण को आना पड़ा क्योंकि अंबा यहां पर थी। अंबा ने दिशा दिखाई यहां की। और अब विश्व अध्यापक घोषित भी यहीं से हुआ। अंबाला शहर उसने अपने शहर से ही जाती है करवा गई। तो आज के लिए बहुत सारी जानकारी दे दी। जो घोषणाएं होनी थी वो सब हो गई। और वैदिक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है ये। वैदिक टेक्नोलॉजी, केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10th डायमेंशन थी, आज उसमें 11th डायमेंशन जुड़ी है। केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन थी और आज उसमें 11th डायमेंशन जुड़ी है, कोरोना वायरस किलर्स और विज्ञान गुरुकुल खोलने की। अभी तक ना गुरुकुल खुला करते थे, अगर आप देखोगे तो गुरुकुल बना करते थे। अभी तक भी, पीछे तक भी, अभी स्वामी रामदेव जी ने गुरुकुल डिक्लेयर करे और बहुत सारे लोगों ने गुरुकुल बना रहे हैं, कन्या गुरुकुल और पुरुष गुरुकुल वगैरह वगैरह। लेकिन आज से विज्ञान गुरुकुल बनाने की प्रथा शुरू हो रही है। विज्ञान गुरुकुल, और ऐशो ज्ञान पढ़ाया जाएगा वहां पर, यानी व्यवहार ज्ञान।
तो अब आप देख लो कि आपको कहां जाना है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं एक वो छोटी सी पोयम बताता हूं, वो मैं बता दूं, सुना दूं थोड़ी सी, अच्छा रहेगा सेहत के लिए, यही चलेगा। एक्चुअली व्यवहार ज्ञान जो है ना वो आकाश तत्व के ऊपर आधारित है, ये समझ लेना आप, बहुत पंगा है बड़ा। आकाश तत्व, इसीलिए आकाश तत्व के बारे में भी जानकारी छुपी हुई थी। अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई आकाश तत्व के ऊपर, आकाश तत्व के बारे में किसी को नहीं पता, आकाश तत्व पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। खैर, तो आकाश तत्व के अंदर ही व्यवहार ज्ञान छुपा हुआ है सारा का सारा। तो एक ये कुच्छल एंथम है, ये मैं पढ़ के बताऊंगा। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभा रत पृथ्वी ही भाग्य की दाता, जिसका भी कृष्णांश ना जागा वो है सबसे बड़ा अभागा। कृष्णांश यानी आपके अंदर बैठे हुए भगवान। वो कहते हैं ना हर इंसान में भगवान, वो कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो जो पत्ता नहीं हिलता ना, वो आपके अंदर जो बैठे हैं उसको कहा गया है कृष्णांश। तो जिसका वो नहीं जागा हुआ तो वो अभागा है ही। कृष्णांश जगाने को राग अलापा, दसों दिशाओं में जो व्यापा, मंगलकारी बना तत्व आकाशा, जय विजय की लहराई पताका, जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। यहां पर एक बात और छोटी सी रह गई जो बहुत जरूरी है बतानी। इसमें कहा गया है दसों दिशाओं में जो व्यापा। टीआरडी टेक्नोलॉजी और 10 डायमेंशन की बात करी थी मैंने, तो अभी मैंने कहा आज से 11th डायमेंशन जुड़ गई। तो 11th डायमेंशन कौन सी है भाई? 11th डायमेंशन है आपके अंदर जो बैठा है कृष्णांश, वो है 11th डायमेंशन, अपने अंदर जाने का सिस्टम। तो वो 11th डायमेंशन कैसे चलानी है, कैसे खोलनी है, उसको समझ लो। 10वें द्वार को भूल जाओ, अब तो 11th डायमेंशन काम करेगी और तभी व्यवहार ज्ञान काम आएगा, तभी सीख सकते हो। और आकाश तत्व जागृत होगा तो आपकी सारी जिंदगी बढ़िया चलेगी, ये पक्की बात है। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णेंद्र।